ठीक है। अब उसमें क्या है कि देखो शेड्यूल 3 में तो अगर देखें ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ी चीज़ और बहुत सारे पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, और उनको तो एक बार आप सरसरी नज़रों से ही देख सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें माथाफोड़ी करने से मतलब है नहीं। उसके अलावा जो 11-12 की राजस्थान बोर्ड की पहले बुक चलती थी, जो कि नया कंपनी एक्ट आने के बाद तक चलती थी, शायद 2020-21 के अंदर एनसीईआरटी वाली बुक जो वो आ गई। तो पुराने वाले जो बुक थी उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे थे कि देखो क्वेश्चन दो तरीके का आते हैं। एक तो इनके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर कुछ टेक्निक है, जैसे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, कॉमन साइज बैलेंस शीट हो गई, कॉमन साइज P&L हो गया। मैक्सिमम टाइम तो यही आता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर जो वो किसको 100 मानते हैं, कॉमन साइज P&L के अंदर किसको 100 मानते हैं, ये इस तरीके का। एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक होता है वर्टिकल एनालिसिस, जो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। एक आता है कि क्वेश्चन ये जो है, जैसे बैंक चार्जेज जो है वो कहाँ पर आएंगे, P&L के अंदर किस में आएंगे, फाइनेंशियल के एक्सपेंसेज के अंदर आएंगे या कौन से आइटम के अंदर आएंगे, लोन प्रोसेसिंग फीस जो है वो किसके अंदर आएगी, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके अंदर अब पूरा तो देखना देखो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो वो 11-12 की बुक दे रखी है ना, उसके अंदर कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, और जितने भी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसी में से सीधा जो है वो पिकअप हुआ है कि ये वाला जो है वो कहाँ पर है। तो वो दो नोट्स देखने हैं। उसके अलावा एक नोट्स ये जो मैंने लिखे हैं, लेकिन ये थोड़े मैंने फास्ट लिखे, रफ टाइप लिखे, मेरे हिसाब से बनाए, तो मैं उसको थोड़ा फेयर करके आपको कल तक वो अपलोड कर दूंगा, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अभी अपन इसके अंदर थोड़ी सी बेसिक बातें जो है वो अपन और बात कर लेते हैं, ताकि फिर आप पूरे नोट्स को एक बार पढ़ पाओ। बाकी क्वेश्चन जैसे एक बार आ रखा है वो तो बहुत सिंपल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ये इसमें फर्स्ट ग्रेड में था या किसी और में था पता नहीं, जैसे फर्स्ट उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सा नहीं है, और फिर उसमें एक कोई लिमिटेशन लिख दिया इस तरीके का, जो कि बिल्कुल देखने से समझ आता है। जैसे कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के अंदर भी जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो सिंपल है, उसके अंदर कॉमन सेंस से ही हो जाएंगे, उसमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। अभी अपन जो कुछ 2-3 वर्ड और जो है जिनको आप पढ़ोगे तो नोट्स के अंदर आपको थोड़ा डाउट आएगा, पहले वो देख लेते हैं, फिर आप एक बार इनको नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर अपन नोट्स से जो एक बार जैसे लास्ट में क्लास के बाद जब कंप्लीट करते हैं तो अपन देखते हैं उस तरीके से देख लेंगे। क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा, आप ये मान के चले कि मैं जो है वो इस एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट हूँ। समझ आ रही बात। तो आप खुद को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड टीचर मान के जो वो बैठे, और आपका अपना एटीट्यूड वैसे रखें, तो धीरे धीरे वो उसी तरीके से हो जाएगा। और जिस भी भगवान को या जिसको भी मानते हो उसमें श्रद्धा थोड़ी, भाई आस्तिक और नास्तिक दोनों अपने हाथ में, तो आस्तिक रहना ज़्यादा फायदेमंद है। कम से कम लगे तो सही कोई और अपने सपोर्ट के अंदर बैठा, कोई एक और ताकत है जो हमारे साथ है। तो जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं उसमें पूरी फेथ रखें, और उनको भी कहें कि भाई हमारा जो है वो पार लगा दे। हाँ, ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के आते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब जो है ये इसको दो कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। एक तो जो है वो यूजर्स के हिसाब से देखें तो हो जाता है, एक तो होता है एक्सटर्नल एनालिसिस और एक हो जाता है इंटरनल एनालिसिस। क्लियर है। और एक अगर अपन जो दूसरी कैटेगरी के हिसाब से देखें तो उसमें हो जाते हैं ये हॉरिजॉन्टल, ये है मतलब कि किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल, और एक हो जाता है वर्टिकल।
क्लियर है? एक बार अपन बेसिक क्लियर है? ठीक है भाई, समेटो अब तो। वैसे समेटना भी चाहिए, मार्च आ गया तो अप्रैल मई और जून जो है तो आपको समेटना भी शुरू कर भी देना चाहिए। देखो, और मैं जो कह रहा था ना भाई, आप ये मान के चले कि मैं जो वो सेलेक्ट हो जाऊंगा। आप एग्जाम के अंदर अगर स्टूडेंट के अप्रोच से जाएंगे ना तो हमेशा आपको डर रहेगा। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ मान के जाएंगे ना तो आपका थोड़ा सा जो है वो आप थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर खुद को महसूस करोगे। और ये जो है ये इतना सा जो फ़र्क आ जाता है ना मेंटलिटी में, उसके कारण कई क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन से डर जाते हैं तो फिर वही क्वेश्चन जो सही होने वाला वो गलत कर देते हैं। वहीं पर अगर आप ये मान के चलें भाई मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, सिर्फ तैयारी नहीं की, मैं फर्स्ट ग्रेड जो है वो कंप्लीट तैयार वो पार करके जो है वो बैठा हुआ हूँ और ख़ुद को फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ मान के चलेंगे ना तो आपकी अप्रोच और आपका क्वेश्चन को देखने का तरीका जो वो चेंज हो जाएगा और आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। और अब जब पढ़ भी रहे हैं तो भी आप ये मान के चले कि भाई कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चले कि ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट मेरे को पूछता तो मैं उसका किस तरीके से आंसर पता करता। तो कोई चीज़ के बारे में अटके तो उसको किस तरीके से रेफरेंस बुक, कॉलेज की बुक, सीए वाली बुक, ई ज्ञान कोश से इग्नू वाली बुक कहीं से निकाल के उसका आंसर देने की कोशिश करें। एटीट्यूड वो रखें कि भाई मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आया तो मैं उसको किस तरीके से आंसर करूँ। अब देखो एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस सीधा समझ आ रहा है कि भाई एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या, कोई आउटसाइडर जो वो एनालिसिस करेंगे। अब आउटसाइडर एनालिसिस जब करेंगे तो आउटसाइडर जब एनालिसिस करेंगे तो आउटसाइडर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी या जो इनसाइड है, मतलब कंपनी के जैसे डिटेल जो है या इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा किन के पास होगी, जो आउटसाइडर है शेयर होल्डर वगैरह उनके पास, या फिर जो इंटरनल काम कर रहे हैं जो कि मैनेजर वगैरह है या फिर जो भी मैनेजमेंट है उनका, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। जाहिर सी बात है इंटरनल जो है उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो इंटरनल के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो इंटरनल वाला एनालिसिस जो क्या होगा, ये मोर करेक्ट, मोर ऑथेंटिक होगा। क्लियर है? और इसमें जो है इसमें पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड दोनों इन्फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? अब यहाँ समझिएगा मेन क्वेश्चन जो है वो इससे आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का एक नाम और है हॉरिजॉन्टल और डायनामिक, और वर्टिकल और स्टैटिक। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, यहाँ पर कंपैरिजन होता है किसके बारे बीच में, टू और मोर देन टू पीरियड्स के बारे में। जैसे कि 2023-24 में क्या डाटा थे, 2024-25 में क्या डाटा है, 2025-26 में क्या डाटा होंगे। ये इस तरीके का एनालिसिस जो है वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस जो है वो कहलाएगा। और वहीं पर वर्टिकल जो है वो क्या होगा, इसमें 2 पीरियड होंगे तो ये क्या होगा, इसमें पीरियड जो वो 1 होगा। अब सीधी सी बात है 2 पीरियड का एनालिसिस करेंगे तो वो कैसा होगा, हमेशा नॉर्मली क्या होगा, इंटराफॉर्म होगा। इंटराफॉर्म मतलब खुद के साथ ही होगा कि भाई पीछे वाले साल हमारी सेल इतनी थी, इस साल हमारी सेल इतनी है और आगे वाले साल हमारी सेल इतनी होगी, प्रोजेक्टेड भी अगर अपन साथ में लें तो। क्लियर है? और वर्टिकल और स्टैटिक क्या होता है, एक ही पीरियड के डाटा जो वो लेते हैं, एक ही पीरियड के डाटा, और उनमें क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करते हैं कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है,
तो अपन ने क्या लिया, इसी साल की सेल ली, इसी साल का ग्रॉस प्रॉफिट लिया। नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो इसी साल के अपन ने सेल लिया और इसी साल का नेट प्रॉफिट लिया। हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो कितने परसेंटेज है हमारे, हमने कहा कि भाई हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, तो हमारे इसी साल का डेप्ट और इसी साल का इक्विटी जो वो लिया और उनका एनालिसिस किया। तो ये इस तरीके का एनालिसिस जो वो क्या कहलाएंगे, वर्टिकल एनालिसिस कहलाएंगे। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, ये फिर किस में काम आएंगे ज़्यादा, देखो ये ज़्यादा काम किस में आएंगे, वर्टिकल वाले, इंट्रा या इंटर के अंदर, तो इंटर फर्म के अंदर, कि भाई अपना जीपी रेट ये है, पास वाली कंपनी हमारे कंपटीटर जो है उनका जो वो जीपी रेट क्या है, हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो ये है, हमारे कंपटीटर का डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, तो ये इंटर फर्म के अंदर ज़्यादा यूजफुल होता है। क्लियर है? ये यहाँ तक की बात समझ आई? क्लियर है? अब इसके बाद में आता है इनके तरीके। अब यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अपन कर सकते हैं, एक तो क्या आज स्टूडियो में छोटी भांजी आ गई तो उसने पेन जो पता नहीं कहाँ रख दी। एक तो अपन कर सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कितना है वो कर सकते हैं, उस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, या कर सकते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज कितना है, या फिर हम कर सकते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर तो आपने पढ़ भी रखा है, वो सेम इसी तरीके की बात करता है। और ये जो है ज़्यादातर किस में काम आता है, ये एक तरीके का टाइम सीरीज एनालिसिस है, कि भाई 2024 में ये थे, 2025 में ये है, 2026 के अंदर ये होंगे, इस तरीके का। तो इनके ये मेथड है भाई। एक तो आप कह सकते हो परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो कि सेल्स में 10% इंक्रीज हुआ, या फिर आप एब्सोल्यूट में कह सकते हो सेल्स 1 लाख से बढ़ी, या फिर आप इंडेक्स नंबर बना सकते हो। इंडेक्स नंबर के अंदर क्या करते हैं, एक को बेस लेते हैं, जिसको बेस लेते हैं उसको क्या कर देते हैं 100 बना देते हैं, फिर बाकी वालों को उसके हिसाब से कर देते हैं। जैसे पीछे वाले साल 10 लाख की सेल थी उसको 100 कर दिया, इस साल 11 लाख हो गई तो उसका इंडेक्स नंबर बन जाएगा 110। वैसे इंडेक्स नंबर आपने जो चैप्टर पढ़ रखा है वो सेम ही यहाँ पर बात करेगा। क्लियर है? इसमें जो है वो टेक्निक है, एक तो है कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज पी एंड एल, और 2 और 1 है रेशियो एनालिसिस। अब देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज पीएनएल के अंदर जब भी क्वेश्चन आए ना, सीधा सिंपल सा है, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज पीएनएल क्या होता है भाई, अपनी ये जैसे एक कंपनी की बैलेंस शीट है उसके अंदर लिख रखा है कि भाई असेट लिखी हुई है 10 लाख, ठीक है, फिक्स एसेट, जैसे करंट एसेट लिखी हुई है उनकी 10 लाख, ये टोटल हो गया इनका 20 लाख। और एक जो है वो है इनकी लाइबिलिटी लिखी हुई है 3 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी हुई है 10 लाख, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखी हुई है 7 लाख, ठीक है। और ऐसी कैसी किसी और कंपनी की भी बैलेंस शीट है, तो क्या कंपेयर कर पाओगे क्या? नहीं। तो आपने कॉमन साइज में क्या कर दिया इस टोटल को क्या कर दिया 100 मान लिया, इसको 100 कर दिया, तो फिक्स एसेट कितनी होगी 10 लाख, मतलब कि ये कितनी होगी 50, करंट एसेट कितनी हो जाएगी 50, और ये हो गई 100, तो लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी 3 का मतलब डेट, डेट मतलब कि 15 कर दो, सॉरी 15, और
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी 35 और इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी 50। ये जो है ये क्या कर दिया आपने, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आप कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर क्या है, एक बेस बना के उसके हिसाब से आपने पूरी बैलेंस शीट बना दी। अब इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा सिंपल सा आता है कि इसमें 100 किसको मानेंगे। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर तो किसको मानेंगे, टोटल असेट कह दो या टोटल लाइबिलिटी कह दो, उसको क्या कर देंगे 100 बना देंगे। और समझ आ रही बात भाई, जो टोटल एसेट होगी वही टोटल लाइबिलिटी होगी, उन दोनों के अंदर तो कोई चेंज होना नहीं। कॉमन साइज P&L के अंदर किसको 100 बनाएंगे, जो आपकी नेट सेल्स है उसको क्या कर देंगे 100 बना देंगे। तो उसका फिर वो कॉमन साइज P&L कैसे होगा, सेल्स हो जाएगी 100, क्लियर है। ये इसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक जैसे जो भी है उसका 10 है तो 10 हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक जो भी है उसका लिख देंगे, परचेज जो भी है वो लिख देंगे, ये जीपी लिख देंगे ताकि वो सारे डाटा उस हिसाब से हो। तो आप क्या कर पाओगे, सीधा किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करना है तो भी कर सकते हो और खुद का खुद के साथ करना है तो भी आप कर सकते हो भाई, कि क्या किस तरीके के डाटा है, हमारा जीपी रेट क्या है, सही है, सफिशेंट है या नहीं है, ये डेब्ट इक्विटी रेशियो वगैरह है या नहीं। और रेशियो एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं, जो जैसी ज़रूरत होती है उसके अंदर अलग अलग होते हैं। लिक्विडिटी के लिए लिक्विडिटी रेशियो होता है, रेशियो वाली मैं फाइल अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा याद करने की या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा बेसिकली। और उसके अंदर एक दो रेशियो जो है जो आपको थोड़े से अटपटे लगे ना उनको देख लीजिए, बाकी रेशियो का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस यहाँ पर ना के बराबर, क्योंकि रेशियो एनालिसिस अपने आप में एक अलग से चैप्टर बनता है, क्लियर है। तो उसको अगर देखना चाहो तो देख लीजिएगा, बाकी चांस कम है, उसको देखो तो याद करने के हिसाब से नहीं, एक बार समझने के हिसाब से देख लीजिएगा, क्लियर है। क्लियर है। इसके अंदर एक टेक्निक और आती है जिसको कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बता देते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, ये लिख देते जैसे लिख दिया पर्टिकुलर, ये लिख दिया जैसे प्रीवियस ईयर, ये लिख दिया करंट ईयर, और ये लिख दिया जैसे एब्सोल्यूट इंक्रीज, ये लिख दिया एब्सोल्यूट डिक्रीज, ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज, ये हो गया परसेंटेज डिक्रीज, ये इस तरीके का बना देते हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या है, सेम वही बात है, ये जो है वो सारे एक साथ कर देते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो है वो सारे साथ कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर है एक आता है ट्रेंड एनालिसिस। भाई रेशियो एनालिसिस जैसा जैसा क्या है, मेरे हिसाब से नहीं आए, एक बार मैं वापस चेक कर लूँ, क्योंकि रेशियो एनालिसिस के आने बनते नहीं, रेशियो एनालिसिस अपने आप में एक अलग चैप्टर है तो उसको अलग से लिखना पड़ता है। एक होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस भी क्या है, ट्रेंड एनालिसिस आप देखते ही भाई ये इस तरीके का डायग्राम बनता है कि भाई क्या जो वो ट्रेंड चल रहा है, तो वो क्या होता है ट्रेंड एनालिसिस। आप या तो इसको डायग्राम के हिसाब से कर सकते हो, क्लियर है, या फिर ये परसेंटेज के जैसा जैसे होता है कि भाई इंक्रीज और डिक्रीज कितना है, इंक्रीज और डिक्रीज कितना है, और जो बेस ईयर के अंदर कितना था, कि 2025 के अंदर जैसे सेल थी 10 लाख और 2 लाख बढ़ गई तो कितना हो गया। परसेंटेज में करना है तो 100 कर देते, और अगर परसेंटेज में नहीं करना होता है तो 100 हटा देते। ये नोट्स में एक बार देखेंगे ना तब इसमें और देख लेंगे। कैश फ्लो फंड फ्लो देख रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपन जो है वो देख रखे। अब इसके अलावा एक जो है, ये जब नोट्स एक बार मैं कल अपलोड करूँगा ना उसके बाद मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अब इसके अलावा इस नोट्स के अंदर जो है वो एक लास्ट के अंदर 2
टेबल बना रखी है, जो टेबल जो है उसके अंदर बना रखेंगे भाई कौन सा आइटम कहाँ पर आता है, और कुछ स्पेसिफिक है आइटम है जिनका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो वो चीज़ें जो वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर बनता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो या तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से बन जाता है या फिर सीधा सीधा उनके उनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि शेयर फोरफिटेड जो है वो कहाँ आएगा, या फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो वो कहाँ आएगा, या फिर जैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो वो कहाँ आएगा, या मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है वो कहाँ आएगा। इस तरीके की कुछ बातें हैं जो जिनमें से पूछा जा सकता है। ये नोट्स मैंने बनाए तो है, लेकिन वो क्या थोड़ी जल्दी में बनाए तो अभी उसका आपको समझ आने जैसे है नहीं। तो अभी एक बार अपन यहाँ तक का देखते हैं। एक बार ये नोट्स में कंप्लीट जो है वो थोड़ा सही हैंड राइटिंग के अंदर करके आपको कल अपलोड कर देता हूँ, तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा। तो अपन कल या परसों, कल हुई क्लास मतलब कि कल मैं जल्दी अपलोड कर पाया और मुझे लगा कि सफिशिएंट टाइम है, एक बार आप देख चुके होंगे, तब तो अपन कर लेंगे, नहीं तो अपन परसों इसको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे। ये जो नोट्स है इसके अंदर मैंने देखो, इस नोट्स के अंदर मैंने कुछ चीज़ें रिपीट हो गई, जैसे कि आपके जो कंपनीज एक्ट वाले सेक्शन है वो भी वापस इसमें मैंने वापस ही लिखी है, और जैसे ये शेड्यूल 3 वाले कुछ पॉइंट है वो भी लिखे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले भी लिखे, और ये जो 2 टेबलें जो है वो भी बनाई। तो एक बार आप इसको पूरा एक बार देख लीजिएगा। लगभग क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना है, और इससे बाहर आएगा तो भी आप कॉमन सेंस से कर लोगे। तो ये मैं आपको कल तक अपलोड कर दूंगा, तब तक आप जो है वो एक बार और दूसरी चीज़ें देखिएगा। और ये कल हो जाता है तो संडे, नहीं तो मैं मंडे को जो है वो टेस्ट रख लूँगा, आप तैयारी करके रखिएगा ना। मंडे को कर लेंगे टेस्ट, ये कल तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा क्योंकि 11-12 पेज है, तो कल का दिन तो इसमें चला जाएगा। मंडे को टेस्ट रख लेंगे। एक भाई वो जो मैंने बुक बताई थी ना यूथ पब्लिकेशन वाली, वो बुक ले आइएगा, उसमें क्वेश्चन जैसे आरपीएससी पूछती है ना वैसे क्वेश्चन उसके अंदर है, और उसमें से अगर कर लेते हो तो वो सफिशिएंट है। उसके अलावा नोट से बाहर क्वेश्चन जाने के चांसेस कम है। तो अल्टीमेटली अब आपके पास देखो ये कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए कौन कौन सी आ चुकी है। एक तो आपकी एक कल पीडीएफ अपलोड की थी जिसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाला है, उसमें जो नोट्स है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो वो और लिख के अपलोड किए, जो कि हैंड रिटन नहीं है, जो पीडीएफ टाइप की फाइल है, लिखी गई फाइल है। एक तो वो क्लियर है, एक ये कल जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला हो जाएगा ये। एक जो है वो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के अंदर, बाकी तो जैसे आप आईसीटी में पढ़ते हो ना वैसे वैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, और उसके जनरेशन वगैरह का क्वेश्चन। वैसे जनरेशन का पूछा नहीं है मेरे हिसाब से। एक टैली के शॉर्टकट की जो है वो एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो टैली के शॉर्टकट की आप एक बार जो है वो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा एक वो। ये चीज़ें आपको एक बार देखनी है। क्लियर है, तो ये मैं आपको कल तक कर देता हूँ, और मंडे को टेस्ट अपन 100% रख लेंगे। ठीक है भाई, और कोई आपको अगर डाउट वगैरह आते हैं ना तो आप मेरे को भेज दिया करें, मैं अगर कभी बिजी भी हूँ तो थोड़ी देर बाद उसको देख के कर दूँगा। और ये जो आइटम जब ये जो लास्ट वाली टेबल जो है ना वो जब देखो ना तो शेड्यूल 3 वाली फाइल के साथ देखिएगा ना, ताकि आपको एक इंटरलिंक हो जाए कहाँ ये यहाँ पर लिख रखे। क्वेश्चन ज़्यादा जो है वो थ्योरी से ही पूछे जाते हैं, थ्योरी इम्पोर्टेंट है भाई। क्लियर है भाई, कीजिए भाई अच्छे से कीजिए, फिर ये जो है वो अपन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस इसको समराइज कर देते हैं इन सब्जेक्ट को। मिलते हैं फिर अपन कल या परसों, है ना।